रात के 2 बज रहे थे और विराट मेहगा और असम बोर्ड के बीच पड़ने वाली किश्नोही नदी पार कर रहा था। दूर दूर तक अंधेरा छाया हुआ था। एक गहरे सन्नाटे ने किश्नोही नदी घेर रखा था और उसी नदी के ऊपर काले बादल मंडरा रहे थे, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी भी पल वह बरसने वाले हैं। नदी में घुटनों तक पानी था, जो धीमी रफ्तार के साथ बह रहा था। विराट एक हाथ में मोबाइल टॉर्च था तो दूसरे हाथ में साइकिल का हैंडल। विराट पैदल पैदल मोबाइल के टॉर्च रोशनी के सहारे नदी पार कर रहा था कि तभी उसका मोबाइल बजने लगा। विराट फोन उठाते हुए कहता है, हाँ वंदना बोलो। मोबाइल के अंदर से एक औरत की आवाज़ सुनाई देती है, कहाँ तक पहुँचे हो जी आप? किश्नोही नदी तक पहुँचा हूँ वंदना, बस ये किश्नोही नदी पार करी और फिर मैं सीधे आया तुम्हारे पास। किश्नोही नदी के का नाम सुनते ही वंदना घबराते हुए कहती है, क्या? कहाँ? किश्नोही नदी के पार कर रहे हो? और नहीं तो क्या। अब तुम्हें तो पता है ना कि बंगला मूड़ा गांव से रोमांचक गांव में जाने का एकमात्र ही रास्ता है, और वो भी नदी पार कर जाना पड़ता है। आपको इतनी रात में वापस नहीं आना चाहिए था। ये गिरी हुई कोठी में ही रुक जाना था। आपको पता है ना नदी के पास वो घूमती है। विराट हैरानी के साथ पूछता है, वो घूमती है मतलब? आपको सब पता है, पर फिर भी आप जानबूझकर ऐसा बोल रहे हैं ना। माँ जी ने बताया था कि नदी पार करते वक्त उसका नाम नहीं लेना चाहिए, वरना वो सच में ही आ जाती है। वंदना तुम भी ना कहाँ माँ की बातों में आ गई। लगता है माँ ने तुम्हें भी अक्षणी की कहानी। विराट अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही वंदना घबराते हुए कहती है, चुप हो जाओ जी। हे काली माँ, मेरे पति की रक्षा करना और अनजाने में इनसे जो अनर्थ हुआ है उसके लिए माफ कर देना। अब कभी उसका नाम भी नहीं लेंगे। विराट हंसते हुए कहता है, क्या वंदना तुम भी ना, ये अक्षणी वक्षणी कुछ नहीं होती, समझी तुम? यह सब बस मन का ढंग बताते हैं जो गांव वालों ने बनाई है, और कुछ नहीं। आप नहीं मानते तो मत मानिए, पर मैं तो मानती हूँ। आप ना जल्दी से आ जाइए बस। हाँ वंदना, आ रहा हूँ, बस ये नदी पार कर लूँ पहले। अच्छा मैं रखती हूँ। अरे ऐसे कैसे? तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ भूल रही हो? मैं भूल रही हूँ? क्या भूल रही हूँ? यक्षिणी के बारे में याद रख सकती हो, लेकिन ये याद नहीं रख सकती कि आज हमारी शादी की सालगिरह है। गलती हो गई जी, माफ़ कीजिएगा। आपकी फिक्र में तो भूल ही गई थी। विराट मुंह बनाते हुए कहता है, अब भूल भी गई थी तो उसे सजा मिलेगी तुम्हें। सजा के लिए तैयार रहना। वंदना प्यार से पूछती है, अच्छा तो क्या सजा दोगे आप? तुम्हारी सजा ये है कि तुम्हें आज रात भर जागना पड़ेगा। वंदना शर्मा जाती है और शर्माते हुए कहती है, आप भी ना कैसी बातें करते हो आप? अरे अपनी पत्नी से ऐसी बात नहीं करूँगा तो किससे कहूँगा? ठीक है आ जाइए, मैं इंतज़ार करूँगी, आप जल्दी आना। वंदना फ़ोन कट करती ही और विराट वापस से नदी पार करने लग जाता है। अभी विराट ने 1-2 कदम ही आगे बढ़ाए थे, तभी उसको पायल बजने की आवाज़ सुनाई देती है। विराट को लगता है कि उसके पीछे से कोई लड़की भागते हुए निकली हो। पायल की आवाज़ सुनकर विराट जहाँ था वहीं पर रुक जाता है और पीछे मुड़कर देखने लगता है। जब वो पीछे मुड़ता है तो स्वयं अंधेरे के उसे कुछ नहीं दिखता। उसके पीछे कोई नहीं था। ये वंदना भी ना यक्षिणी का नाम लेकर मेरे मन में उसका वहम डाल दिया, और वह वहम डरा रहा है। अब मुझे, और वैसे भी मैं भी तो खुद यक्षिणी से मिलना चाहता हूँ। बड़े चर्चे सुने हैं उसके, सुना है कि बड़े खूबसूरत है। इतना कहकर विराट वापस से आगे बढ़ने लगता है। विराट मुश्किल से अभी 1-2 कदम चला ही था कि तभी उस नदी के किनारे पर एक काले साया दिखाई देने लगा। उसके काले साए देखकर विराट के कदम अपने आप थम जाते हैं। साए को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो विराट का ही इंतजार कर रहा था। काले साए के पास पायल के बजने की आवाज़ और चमेली की फूल की खुशबू रही थी। विराट के हाथ पैर कांपने लगे। विराट डरते हुए कहता है, कहीं वंदना की बात सच तो नहीं है, ये अक्षणी तो नहीं है? विराट उसे साए को देखकर इतना डर गया था कि उसका पूरा चेहरा पसीने से लथपथ हो गया था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। विराट डरते हुए कहता है, कौन है वहां पर? कोई जवाब नहीं आता। सन्नाटा अभी भी छाया हुआ था। विराट अपने मोबाइल की टॉर्च उस काले साए पर मारने लग जाता है। जब वो टॉर्च की रोशनी उसे काले साए पर पड़ती है तो वो विराट देखता है कि वो साया और किसी का नहीं बल्कि एक लड़की का था। नदी के किनारे पर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की खड़ी हुई थी, जिसकी उम्र करीब 24 साल थी।
और लंबाई 5 फीट 2 इंच थी। उसकी लंबी सी गर्दन, गुलाबी होठ, बाल खुले हुए जो उसके कमर तक आते थे, उसका गोरा बदन और उसकी गोरे बदन पर उसे काली साड़ी पहनी हुई थी। वो लड़की किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। वह इतनी खूबसूरत थी कि कोई मर्द उसका रूप देखकर अपनी हदों को भूल कर उसके बाहों में बदहोश होना चाहे। वो लड़की अपने हाथ के विराट के इशारे करते हुए अपने पास बुलाती है। उस लड़की को देखकर विराट भूल गया था कि अक्षणी जैसी कोई चीज भी होती है। विराट अपनी साइकिल को वहीं पर छोड़ देता है और जल्दी जल्दी उस लड़की के पास जाने लग जाता है, जैसे ही बदन में कोई आग लग गई हो। विराट उस लड़की के पास जाकर उसे धीरे से पूछता है, ये कौन है तुम और यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या नाम है तुम्हारा? लड़की अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहती है, नाम में क्या रखा है, जो रखा है काम में रखा है। कैसा काम? लड़की विराट के आंखों में देखते हुए कहती है, वही काम जो तुम घर जाकर अपनी पत्नी के साथ करने वाले थे। तुम उसे आज रात भर जगाना चाहते थे ना, क्या तुम मुझे नहीं जगाओगे? उस लड़की की आंखों में एक नशा सा था जिसकी देखकर विराट भी सब कुछ भूल गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो उसके वश में आ गया हो। विराट भी उस लड़की की आंखों में देखते हुए कहता है, हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें आज रात क्या कल परसों नरसों हमेशा जगा कर रखूंगा, कभी नहीं सोने दूंगा तुम्हें। इतना कहते ही विराट उस लड़की को अपने सीने से सटा लेता है और अगले ही पल वो दोनों नदी के रेत में निवस्त्र पड़े हुए थे। दोनों के जिस्मों की गर्मी से रेत उनके शरीर पर चिपकी हुई थी। उस लड़की के बदन में से चमेली के फूलों की खुशबू आ रही थी। लड़की नीचे थी और विराट उसके ऊपर। विराट के माथे के पसीने की बूंद ये साफ जाहिर कर रही थी कि वो थक चुका था। उसकी बदन की सारी ताकत खत्म होने वाली थी, पर उस लड़की का चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अभी कुछ हुआ ही नहीं था। उसके अंदर प्यास भी नहीं बुझी थी। विराट अपने चक्रचौंध अवस्था में पहुंचने वाला था और कुछ ही पल में वो उस लड़की के बदन पर ध्वस्त होने वाला था। तभी उस नजर उसी लड़की के वक्ष पर पड़ी। वो देखता है कि उस लड़की के वक्ष पर धीरे धीरे झुर्रियां आने लगी है। उस हाथ पैर नसें बाहर निकलने लगी थी। उसके बाल काले थे, सफेद होने लगे थे। देखते देखते वह लड़की अचानक से बूढ़ी बूढ़ी औरत में ततलीब हो जाती है। यह सब देखकर विराट की आंखों में फटी की फटी रह जाती हैं। उसका गर्म बदन अचानक से ठंडा पड़ गया था। विराट कांपते हुए कहता है, कौन हो तुम? वह लड़की धीरे से कहती, मैं अक्षनी, तेरी मौत। यह सुनकर विराट के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो झटके से उससे दूर होने लगता है, पर उसकी वह एक्शनी उसे अपने दोनों हाथों से पकड़ लेती है और कहती है, अभी कहाँ जाओगे प्रीतम, मेरे प्यार प्यास बुझी ही नहीं है। तुम तो मुझे कल परसों नरसों हमेशा जगाना चाहते थे ना। क्या हुआ, थक गए या डर गए मेरा असली रूप देखकर? हा 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 हा। विराट उसका खौफनाक चेहरा देखकर इतना डर गया था कि कुछ नहीं बोल पा रहा था। उसको एक्शनी की आंखों में खुद की मौत नजर आ रही थी। एक्शनी गुस्से में कहती है, वासना की प्यास में तू ये भूल गया कि कमीने, कि तेरी पत्नी वंदना तेरा घर पर इंतजार कर रही थी और तू यहाँ पर मेरे साथ। तुम मर्द कभी एक स्त्री से प्यार नहीं कर सकते। तुम्हारी हेवन कभी खत्म नहीं होने वाली। इतना कहकर अक्षणी अपना हाथ विराट के सीने पर रख देती है और लंबे लंबे काले नाखूनों से जो चाकू की तरह पहने हैं। विराट डरते हुए कहता है, नहीं नहीं, ऐसा मत करो, जाने दो मुझे, जाने ही तो दे रही हूँ, बोली बेटा। इतना कहकर अक्षणी अपना हाथ विराट के सीने के अंदर घुसा देती है और उस वक्त जोर से काले बादल गरजने लगते हैं और बारिश होने लग जाती है। विराट के शरीर के खून नाखूनों से सहारे अक्षणी के शरीर में जाने लगता है। जैसे जैसे खून अक्षणी के शरीर के अंदर जा रहा था, वो अक्षणी वापस जवान हो रही थी। यक्षिणी वापस ही अपने पुराने रूप में आ गई थी और विराट के शरीर सूख गया था, सफेद पड़ गया था। उसके अंदर खून की एक बूंद तक नहीं थी। उसकी धड़कन अभी भी चल रही थी। अक्षणी अपना मुंह विराट के कान के पास ले जाते और फुसफुसाते हुए कहती, रोमानो 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 रोमाना। इतना कहकर अक्षणी अपना खून से सरा हाथ विराट के सीने से बाहर निकालने लग जाती है। जैसे ही अक्षणी अपना हाथ विराट के सीने से बाहर निकालती है, विराट अपना दम तोड़ देता है, क्योंकि अक्षणी ने हाथ विराट का दिल था जो सिकुड़ चुका था।
अगले ही पहल अक्षणी का दिल लेकर गायब हो जाती है, ठीक उसी तरह जिस तरह बारिश की बूंद होती है। टाइपराइट के बटन दबाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, टक 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 टक। एक आदमी जो कि कोट पैंट पहना हुआ था, एक बंद कमरे में सफ़ेद कहानी टाइप कर रहा था। उसी आदमी ने बड़ा सा गोल चश्मा पहना हुआ था। कमरे के अंदर चारों तरफ बुक शेल्फ रखी हुई थी, जिसमें करीब 1000 से भी ज़्यादा किताबें जमा हुई थी। लेखक खुद से कहता है, चलो ये भाग तो पूरा हुआ। अब दूसरे भाग में वंदना अपने पति की मौत का बदला लेगी, साथ में अक्षरा की अभिशाप का पता लगाएगी और उसे इस अभिशाप मुक्ति दिलाएगी। रीडर्स को बहुत दुख हुआ विराट की मौत से, पर क्या करे, मौत होगी तभी तो कहानी आगे बढ़ेगी। इतना कहकर लेखक एक सिगरेट जलाता और उसे कस खींचते हुए अपने मोबाइल से किसी को फोन करने लग जाता है। फोन के अंदर से उबासी लेते हुए आवाज सुनाई देती है, हेलो कौन? हेलो जगदीश, वो मैं बोल रहा था कि कहानी तैयार हो गई है। अच्छा सर, आप हैं? क्या कहा आपने? कहानी तैयार हो गई? ये तो बहुत अच्छी बात है सर, पर बुरा मत मानिएगा सर, ये बात आपसे मुझे सुबह भी बता सकते थे। इतनी रात को कॉल करने की क्या जरूरत थी? लेखक सिगरेट का कस खींचते हुए कहता है, क्या कहा? इतनी रात में आखिर अभी वक्त ही क्या हुआ है? बस। लेखक ने इतना ही कहा था कि तभी एक नज़र उसके हाथ में पुरानी सी वॉच पर पड़ी। रात के 3 बजे 5 मिनट हुई थी। लेखक अपनी गलती महसूस करते हुए कहता है, अरे 3 बज गए, इतनी रात हो गई, मुझे तो पता भी नहीं चला। मुझे तो लगा कि अभी 9-10 बजे होंगे। कोई बात नहीं सर, मैं समझ सकता हूँ, आप इतनी लगन के साथ कहानी लिखते हो कि आपको वक्त का एहसास ही नहीं होता। हाँ ये तो है, देखना जब किताब आएगी तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रात रात भर जाग कर ये कहानी लिखी है मैंने। वो तो होनी ही है सर, आखिर आपकी कहानी में जान होती है, इतनी जान कि सोए हुए मुर्दों को भी जगा देती है और उनको भी कहानी सुनने के लिए मजबूर कर देती है। वैसे भी जो कहानी आपने लिखी है उसका नाम क्या है? इस कहानी का नाम है अक्षणी, एक डायन। मोबाइल के अंदर ऐसी हैरानी से साथ आवाज सुनाई देती है, क्या कहा सर? अक्षणी? हाँ अक्षणी, क्या हुआ? तुम इतना शौक क्यों कर रहे हो? सर मैंने सुना है जो अक्षणी है ये आपके गांव के पास जो किशनोही नदी है वहां पर घूमती रहती है और मर्दों के साथ वो यानी वही सब कर उन्हें मार देती है। हाँ तो सर आपको डर नहीं लगता? जिस गांव में यक्षिणी घूमती है वहीं पर रहकर उसके बारे में कहानी लिखते हो। अगर यक्षिणी ने आपको कुछ कर दिया तो? जगदीश, यक्षिणी के इतनी बुरी नहीं होती कि गांव के लोग और तुम समझते हो। मतलब यह कि यक्षिणी बहुत अच्छी होती है, इतनी अच्छी कि दूसरों की खुशी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाती है। पर कभी कभी जिंदगी में कुछ ऐसी घटती है कि आपकी भी जिंदगी बदल जाती है। कैसी घटना सर? मैं कुछ समझा नहीं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हमारे ब्रह्मांड में अनेक लोक हैं, जिसे देवी देवताओं, असुर, असुर, राक्षसों का वास होता है। इन सभी लोकों में दूसरी पृथ्वी के अलग अलग हैं। कहा जाता है कि इन सभी लोकों में विष्णु लोक सबसे ऊपर है और सबसे निचला लोक ये अक्षणियों का है, अप्सराओं का है। जो लोक पृथ्वी सबसे नजदीक है, उस लोक देवताओं की पूजा करने से वो देवी देवता जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। जगदीश के बीच ही बोल पड़ा कि ऐसा क्यों सर? उस लोक के देवी देवता जल्दी प्रसन्न क्यों होते हैं? क्योंकि लगता है ठीक दिशा में समय का किसी मंत्र की साधना करने के उन देवी देवताओं तक तरंग जल्दी पहुंचती है। यक्ष यक्षिणियों की लोक में से ही एक अक्षिणी द्वापर युग के अतः पृथ्वी पर आई थी। एक ऐसा अभिशाप जिसने उसकी जिंदगी बदल दी थी। कैसा अभिशाप सर? आप किसी अभिशाप की बात कर रहे थे और उसे यह अभिशाप किसने दिया था? एक दूसरे लोक से पृथ्वी पर आई अक्षिणी को एक अभिशाप मिलता था। आखिर क्या था वो अभिशाप और किसने दिया था? जानने के लिए सुनिए अक्षिणी एक डायन का अगला